हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुनीता श्रीवास्तव ज्ञानशाला। और ये आपका पसंदीदा चैनल बन गया, ऐसे मुझे विश्वास है। तो आज बच्चों करते हैं वर्कशीट जो आधारित होगी हमारी इकाई 2 रेशों से वस्तु तक। इससे पिछले वीडियो में हमने इस लेसन को बहुत अच्छे से समझा है और आज हम इसकी वर्कशीट करेंगे। तो सबसे पहले हम लेसन के मुख्य बातों को दोहरा लेते हैं एक बार यहाँ पर कि भारत में ऊन प्रमुख रूप से भेड़ की त्वचा के मुलायम बालों से प्राप्त किए जाते हैं। भेड़ के अतिरिक्त याक, ऊंट, बकरी आदि के त्वची बालों से भी ऊन प्राप्त किया जाता है। भेड़ के बालों को ऊन के धागों में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को ऊन का संसाधन कहते हैं। रेशम कीट के कोकून से रेशम प्राप्त किया जाता है। रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीटों के पालन का विज्ञान सेरीकल्चर कहलाता है। कोकून से रेशम के रेशे निकालने की प्रक्रिया रेशम की रीलिंग कहलाती है। ऊन से स्वेटर, शाल, कंबल, कालीन, गलीचे आदि बनाए जाते हैं। रेशमी धागों से रेशमी बनारसी साड़ियाँ, घाघरा चोली, चूड़ीदार शेरवानी आदि वस्त्र बनाए जाते हैं। तो बच्चों ये इस लेसन की कुछ मुख्य बातें हैं और इसमें से भी आपके बहुत सारे जो प्रश्न हैं उनका उत्तर भी निकलता है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चों। यहाँ पर देखिए सबसे पहले निम्नलिखित प्रश्नों में से सही विकल्प छांटकर आपको अभ्यास पुस्तिका में लिखना है। तो बच्चों इसको करने के लिए आप जो है देखिए सबसे पहले कि ऊन धारण करने वाले जंतु, जो जंतु ऊन धारण करते हैं, इसमें सबसे पहला है ऊंट, याक, एल्पेका तथा लामा, अंगोरा बकरी, कश्मीरी बकरी और या उपरोक्त सभी। तो हम जानते हैं कि ऊंट और याक से भी मिलता है, एल्पेका लामा से भी, बकरियों से भी। तो इस प्रकार इसमें आंसर होगा उपरोक्त सभी। दूसरा देख लेते हैं बच्चों कि भेड़ तथा रेशम के कीट होते हैं, यानी भेड़ और रेशम के जो कीट होते हैं वो देखिए शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी या अपमार्जक। हम जानते हैं कि भेड़ तथा रेशम के कीट जो होते हैं वो शाकाहारी होते हैं। इसके बाद अगला है भेड़ के रेशों की चिकनाई, धूल और गर्द निकालने के लिए की जाने वाली प्रक्रिया क्या कहलाती है बच्चों? ध्यान दीजिए, आपने जब इसको पढ़ा था तो कौन सी वो कहलाती, इसमें धूल और गर्द निकाली जाती चिकनाई, वो है अभिमार्जन। अगला देखिए बच्चों, रेशम है मानव निर्मित रेशे या पादप रेशे या जंतु रेशे या उपरोक्त सभी। मानव निर्मित हमने आपने ये रेशे नहीं बनाए, पादप रेशे पौधों से भी नहीं, तो कौन से हुए ये जंतु रेशे हैं जो हमें प्राप्त होता है, रेशम जंतुओं से प्राप्त होता है। अगला देखिए बच्चों कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें रिक्त स्थान भरने हैं आपको। सबसे पहला वाला का वाला कि ऊन सामान्यतः पालतू भेड़ों के त्वचीय से प्राप्त किए जाते हैं। त्वची से क्या प्राप्त किए जाते हैं? कौन से त्वची से? इसका मतलब आपको यहाँ पर भरना है बालों, त्वचीय बालों से प्राप्त किए जाते हैं। यहाँ पर आप भरेंगे बालों। बालों से प्राप्त किए जाते हैं। दूसरा है ऊन के रेशों के बीच वायु रुककर ऊष्मा की का कार्य करती है। ऊष्मा की क्या कार्य करती है? कुचालक का कार्य करती है। कौन सा कार्य करती है? कुचालक का। अगला देखिए, रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीट पालन विज्ञान, जो लोग पालते हैं रेशम का, उनका व्यवसाय करते हैं, तो उनसे जो कहना चाहिए कि उस व्यवसाय को क्या कहते हैं बच्चों? आप ध्यान दीजिए कौन सा व्यवसाय है वो कौन सा व्यवसाय कहलाता है? वो कहलाता है सेरीकल्चर। कौन सा? सेरीकल्चर कहलाता है। सेरीकल्चर। आप थोड़ा थोड़ा अपने दिमाग पर जोर डालते रहिए ताकि आपको रिवाइज होता रहे कि कौन सी जो इसका आंसर क्या होगा। दूसरा देखिए बच्चों कि प्यूपा के चारों ओर रेशम ग्रंथि से स्रावित होने वाली से लिपटी जो रचना है, यानी जब प्यूपा जो अपने चारों ओर जो स्रावित करता है, जो ग्रंथि से जो लसलसा पदार्थ को स्रावित करता है, उस रचना से जो बनता है, जिसका निर्माण होता है, उसको क्या कहते हैं बच्चों? उसको हम कहते हैं कोकून। क्या कहेंगे? उसको हम कोकून कहते हैं। अगला देखिए, रेशम उद्योग के कारीगर नामक जीवाणु द्वारा संक्रमित होते हैं। रेशम उद्योग में जो लोग काम करते हैं उनके, मैंने बताया था कि उनके हाथों में या कभी कभी शरीर में या नाक के पास जो है बीमारी हो जाती है, सोटस बीमारी जिसको बोलते हैं, वो किस जीवाणु के द्वारा होती है? वो होती है एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स जीवाणु के द्वारा ये बीमारी होती है। इसके बाद देखिए बच्चों, यहाँ पर आपको सही गलत का निशान लगाना है। ये प्रश्न तीसरा है कि सही कथन के आगे सही का निशान और गलत कथन के आगे गलत का निशान लगाइए। सबसे पहला देखिए बच्चों,
कश्मीरी बकरी के बालों से पश्मीना ऊन की शालें बनाई जाती हैं। तो कश्मीरी बकरी से बनाई जाती है बच्चों, ठीक है ना? तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या होगा इसका सही। दूसरा देखिए, ऊन प्राप्त करने के लिए भेड़ के बालों को जाड़े के मौसम में काटा जाता है। बच्चों मैंने बताया था, बताइए क्या जाड़ों के मौसम में काटा जाएगा? अगर जाड़ों के मौसम में काटा जाएगा तो उनका सुरक्षात्मक आवरण जब हट जाएगा तो उनको भी तो ठंड लगेगी, तो इसलिए जाड़ों में नहीं काटा जाता, ये गर्मियों में काटा जाता है। तो ये हो जाएगा आपका गलत आंसर। इसके बाद देखिए, अच्छी नस्ल की भेड़ों को जन्म देने के लिए मुलायम बालों वाली विशेष भेड़ों के चयन की प्रक्रिया वर्णात्मक प्रजनन कहलाती है। जो अच्छी नस्लें होती है वो और अच्छी आगे उनसे उत्पन्न की जाए नस्लें, तो इसके लिए भी जो हम भेड़ों का जो चयन करते हैं अच्छी भेड़ों का, उनको बोलते हैं वर्णात्मक प्रजनन। तो ये बात सही है। अगला देखिए, सिल्क का धागा प्राप्त करने के लिए प्यूपा से वयस्क कीट बनने से पूर्व ही कोकून को उबलते पानी में डाला जाता है। ये बिल्कुल सही बात है। कोकून को हम उबलते पानी में डालेंगे नहीं तो क्या होगा, प्यूपा वयस्क कीट बन जाएगा और वो रेशम के धागों को काटकर बाहर निकलेगा, जिससे रेशम की क्वालिटी खराब हो जाती है। इसलिए हम उबलते पानी में इसको डालते हैं। और दूसरा कारण ये भी है कि रेशम के जो धागे होते हैं वो पिघल जाता है, उनके बीच में लसलसा पदार्थ, और वो जो होते हैं रेशम बढ़िया सा निकल आता है। तो इस तरह ये बात सही है। अगला देखिए, रेशम कीट के अंडे से प्यूपा निकलते हैं। क्या बच्चों रेशम कीट के अंडे से प्यूपा निकलते? नहीं, लार्वा वहां पे निकलता। तो ये आंसर आपका गलत है। इसके बाद देखिए, यहाँ पर आपको मिलान करना है। स्तंभ का में दिए गए वाक्यों को स्तंभ खास के वाक्यों से आपको मिलाना है। तो सबसे पहले देखिए बच्चों, अभिमार्जन। अभी हमने उसमें भी पढ़ा था कि मार्जन क्या होता है। आपने जब हमने सबसे पहले लेसन का रिकॉल किया था, उसमें हमने देखा था कि क्या होता है, ऊन की सफाई की जाती, चिकनाई धूल। तो यहाँ पर ऊन की सफाई वाला ये देखिए बिंदु यहाँ पर दिया है। तो उनकी सफाई यानी काटी गई जो ऊन है उसकी सफाई की जाती। कोकून क्या चीज है बच्चों? कोकून भोजन है, रेशे का संसाधन है, रेशम के रेशे उत्पन्न करता। तो कोकून क्या है? रेशम के रेशे उत्पन्न करता। अगला क्या है? याक। याक क्या चीज है? याक हम जानते हैं कि ऊन देने वाला जंतु है, तो इसका ये दा वाला आंसर सही होगा। फिर शहतूत की पत्तियां। शहतूत की पत्तियां क्या है? रेशम कीट का भोजन होती है। तो इसका मिलाएंगे हम आ वाले से। इसके बाद रीलिंग क्या है? रीलिंग बच्चे हम जानते हैं, रीलिंग जो है रेशम के रेशे का संसाधन। जब रेशम बनाते हैं तो वो जो प्रक्रिया कहलाती है, इसमें चढ़ाते हैं, वो कहलाती है रीलिंग। तो ये यहाँ जुड़ेगा बा वाले से। तो इस तरीके से ये आपका मिलान है। और मुझे मालूम है कि आपको मिलान समझ में आ गया होगा, आपको इसे रटने की जरूरत नहीं है। अगला देखिए बच्चों कि प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं निम्नलिखित प्रश्नों के। सबसे पहला प्रश्न है कि ऊन किसे कहते हैं? उन जंतुओं के नाम लिखिए जिनसे ऊन प्राप्त की जाती है। यहाँ पर देखिए बच्चों, इसको आप अच्छे से समझ लीजिए कि इसका क्या होगा। यहाँ पर देखिए, सामान्यतः भेड़ की त्वचा के बाल से प्राप्त किए जाने वाले मुलायम घने रेशों को ऊन कहा जाता है। भेड़ के अतिरिक्त याकूट बकरी के त्वची बालों से भी ऊन प्राप्त की जाती है। हम जानते हैं बच्चों कि भेड़ से तो प्राप्त करते ही है, साथ में याकूट बकरी के बालों से भी हम ऊन को प्राप्त करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, ऊन प्रदान करने वाले भेड़ों की कुछ भारतीय नस्ल यानी जो भारत में पाई जाती है उनके बारे में हमें बताना है। इसका उत्तर है बाखरवाल, नाली, लोही, मारवाड़ी, रामपुर, बुशायर। बच्चों आप अपनी वीडियो को एक बार फिर देख लीजिएगा, इसकी भी पूरी तालिका बनी हुई थी जिसमें सब भारतीय नस्लों के नाम दिए हुए थे, और आप अच्छे से उनको समझिएगा। अगला देखिए, वर्णात्मक प्रजनन से आप क्या समझते हैं? इससे पहले अभी हम लोगों ने पढ़ा था खाली जगह में कि वर्णात्मक प्रजनन क्या होता है। तो बच्चे क्या होगा इसका उत्तर? भेड़ की जिन नस्लों के शरीर पर घने बाल होते हैं उनका अच्छी नस्ल की भेड़ों को जन्म देने के लिए जनक के रूप में चयन करने की जो प्रक्रिया है उसको बोलते हैं वर्णात्मक प्रजनन। अगला प्रश्न हमारा कि जाड़ों में ऊनी वस्त्रों को पहनना क्यों आरामदायक रहता है? आजकल गर्मियों में हम लोग क्यों नहीं ऊनी वस्त्र पहन लेते, जाड़ों में ही क्यों ऊनी वस्त्र पहन लेते हैं? तो इसका उत्तर है कि ऊनी रेशों के बीच वायु अधिक मात्रा में भर जाती है जो ऊष्मा की कुचालक की भांति कार्य करने लगती है। इस प्रकार सर्दी के मौसम में ऊनी वस्त्र पहनने पर शरीर का ताप स्थिर रहता है और ठंड नहीं लगती, जिसके कारण जाड़े में ऊनी वस्त्र पहनना आरामदायक होता है। ये बहुत एक अच्छा सा प्रश्न है जो हम जानना चाहते हैं कि वास्तव में क्यों हम ऐसा जाड़ों में ही क्यों पहनते हैं, गर्मी में क्यों ना पहन ले। तो क्योंकि ऊष्मा की कुचालक होती है, वायु भर जाती है रेशों के बीच में, तो इसलिए हमें ठंड नहीं लगती, हमारा ताप शरीर का स्थिर रहता है। अगला प्रश्न है कि रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीट के कोकून को उबलते पानी में डालना क्यों आवश्यक होता है? कारण दीजिए।
इसका उत्तर भी अभी मैं पहले बता चुकी हूँ कि रेशम प्राप्त करने के लिए प्यूपा से वयस्क कीट बनने के पूर्व ही कोकून को एकत्रित करके उन्हें उबलते पानी में 95 डिग्री से 97 डिग्री सेल्सियस तक लगभग 10-15 मिनट के लिए डाल दिया जाता है। इससे कोकून के चारों ओर लिपटे रेशों के बीच का चिपचिपा पदार्थ घुल जाता है तथा रेशम के रेशे पृथक हो जाते हैं। इसमें रेशम की क्वालिटी गिरती नहीं। अक्सर ये प्रश्न मन में उठता है कि गर्म पानी में डालेंगे तो रेशम खराब हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। रेशम कीट के विभिन्न किस्मों से प्राप्त कुछ रेशम के रेशों के नाम लिखिए। आपको यहाँ पर नाम लिखना है कौन कौन से। यहाँ पर रेशम कीट के विभिन्न किस्मों से प्राप्त कुछ रेशे जैसे टसर रेशम, मूंगा रेशम, कोसा रेशम और एरी रेशम। इसके बाद है ऊन तथा रेशम के दो उपयोग लिखिए। इसको बच्चों बिल्कुल रटने वाला नहीं, आप जानते हैं ऊन का क्या क्या बनता है, रेशम के क्या क्या बनता है। तो ऊन से ऊनी वस्त्र बनाए जाते हैं, कंबल बनाए जाते हैं, रेशम से रेशमी वस्त्र और पैराशूट बनाए जाते हैं। फिर अगला देखिए कि भेड़ के रेशों को ऊन में संसाधित करने के विभिन्न चरणों को क्रमानुसार वर्णित कीजिए। भेड़ के रेशों को ऊन में संसाधित करने के विभिन्न चरण जो हैं, अब एक एक करके आप पढ़ेंगे उनको। ये थोड़ा लंबा आंसर है, लेकिन आपने वीडियो देखी, आप बहुत अच्छे से इसको याद कर सकते हैं। भेड़ के बालों की कटाई मशीनों द्वारा या भेड़ों के बालों की कटाई की जाती है, जो सामान्यतः गर्मी के मौसम में होता है, ना कि जाड़े के मौसम में। तो गर्मी में भेड़ों के बालों की कटाई होती है। हमारा दूसरा चरण है अभिमार्जन, यानी काटी गई जो रेशों को पानी की टंकियों में डालकर अच्छी तरह से धोया जाता है, जिससे उनकी चिकनाई, धूल और गर्द निकल जाए। ये क्रिया अभिमार्जन कहलाती है। इसके बाद है तीसरा चरण छटाई, यानी अभिमार्जन के बाद रेशों की छटाई की जाती है, जिस पर उसमें अच्छे रोएदार रेशों को उनकी लंबाई, चिकनाई और हल्केपन के आधार पर अलग कर दिया जाता है। हमारा चौथा चरण है कताई। अभिमार्जन से प्राप्त रेशों को सुखाने के बाद छोटे छोटे कोमल व फूले हुए रेशों की ऊन के धागे के रूप में कताई हम कर लेते हैं। फिर पांचवा चरण है रंगाई। भेड़ों अथवा बकरियों से प्राप्त रेशे प्राय काले, भूरे अथवा सफेद रंग के होते हैं। अब आप कपड़े पहनते इन्हीं 3 रंगों के तो नहीं होते, तो विविधता यानी लाने के लिए हम क्या करते हैं, विविधता पैदा करने के लिए इन रेशों की विभिन्न रंगों की रंगाई की जाती है। इसके बाद है ऊनी धागा बनाना, यानी रंगाई के बाद इन रेशों को सुलझाकर सीधा किया जाता है और फिर लपेटकर उनमें ऊनी धागा बनाया जाता है। तो सबसे पहले हम बच्चों देख चुके हैं, यहाँ पर समझ चुके हैं कि सबसे पहले जो होता है यहाँ पर क्या होता है। पहला चरण हमारा कौन सा है, पहला चरण हमारा होता है भेड़ों के बालों की कटाई, जो गर्मी में होती है। दूसरा चरण हमारा है अभिमार्जन, यानी उसकी सफाई करना है। फिर उसको छाटना है तीसरा चरण में, फिर उसकी कटाई करनी है, फिर रंगना है विभिन्न रंगों में। उसके बाद हम क्या करते हैं, ऊनी धागा बना लेते हैं। इस तरीके से ये पूरा चरण पूरा हो जाता है। इसके बाद देखिए रेशम कीट के का जीवन चक्र का सचित्र वर्णन कीजिए, यानी इसका डायग्राम भी बनाना है और आपको इसका वर्णन भी। रेशम कीट का जीवन चक्र समझने के लिए हम निम्न बिंदुओं को ध्यान देंगे। बच्चों आपको पूरा एक एक पॉइंट आपको समझना है, और आप समझ भी पहले चुके हैं, वीडियो भी आप देख चुके हैं। अब बस केवल आपको रिवाइज करना है। इससे आज आप समझ चुके हैं कि मादा रेशम कीट सैकड़ों की संख्या में अंडे देती है, जो शहतूत की पत्तियों की निचली सतह पर चिपके होते हैं। फिर अंडों से सफेद रंग के लार्वा निकलते हैं, जिन्हें कैटरपिलर, इल्ली या लार्वा कहते हैं। लार्वा में एक विशेष ग्रंथि होती है, जिसे रेशम ग्रंथि कहते हैं। ग्रंथि से लसलसा प्रोटीन युक्त पदार्थ स्रावित होता है। 8 के आकार का लार्वा आगे पीछे की ओर गति करते हुए अपने चारों ओर इस लसलसे पदार्थ को लपेटता जाता है, जो हवा में सूखकर रेशम के रेशे में बदल जाता है। इसी बीच लार्वा प्यूपा में बदल जाता है। रेशम के रेशों से लिपटे प्रत्येक प्यूपा एक सफेद गोलाकार रचना में बंद हो जाता है, जिसे कोया या ककून कहते हैं। इसके बाद कोकून के भीतर ये प्यूपा विकसित होकर वयस्क कीट बन जाता है, जो कोकून के रेशों को काटते हुए बाहर निकल आता है और अपना नया जीवन चक्र शुरू करते हैं। तो हमें जब अगर कोकून से रेशम बनाना है, तो ये क्रिया होने से पहले ही हम उसको गर्म पानी में उबालते हैं। ये देखिए उसका डायग्राम है किस तरह से। वयस्क कीट देखिए यहाँ पर लार्वा है, अंडे दिए हैं वयस्क कीट ने, और ये पत्ती की निचली सतह पर बिछा दिए जाते हैं। 4-6 हफ्ते में देखिए लार्वा कितना गोल मटोल हो जाता है, इसके बीच ही प्यूपा बनता है, और जो लसलसे पदार्थ से जो इसके चारों ओर श्रावित होता है, जब ये 8 के आकार का हो जाता है, तो इस रचना को बोलते हैं कोकून। कोकून के अंदर ही वयस्क प्यूपा जो होता है वयस्क कीट में परिवर्तित होता है, जो इसके रेशों को काट के बाहर निकल आता है। ये होता है वयस्क कीट।
और अपना जीवन चक्र पुनः प्रारंभ ये करते हैं। बच्चों, इस प्रकार से ये हमारा लेसन पूरा होता है आज यहाँ पर, और इस लेसन को आपने बहुत अच्छे से समझा होगा। अब आप इसका वर्क भी कॉपी पर कीजिए, क्योंकि बहुत चीजें हम जब सुनते हैं लेकिन हम उसको लिखते नहीं है तो वो हमारे दिमाग से चली जाती है। तो हमें एक एक पॉइंट को समझ कर लिखना है और पॉइंट वाइज ही आपको आंसर भी देने हैं। तो सबसे पहले आप वीडियो को वॉच करिए एक एक करके दोबारा, ताकि आपका और पक्का हो जाए, और मुख्य मुख्य बिंदुओं को रजिस्टर पर नोट करते चलिए। फिर उसके बाद आप जब इसको एक्सरसाइज, पहले आप इसकी एक्सरसाइज ऐसे ही करिए अपने मन से, फिर आप मिला लीजिए कि हमारी इस एक्सरसाइज यानी वर्कशीट वाली बुक में किस तरीके से हमने इसको क्लियर किया है। और इसी के साथ चलते हैं अपने आज के विचार की ओर कि बी पॉजिटिव। बी पॉजिटिव का मतलब क्या होता है बच्चों? हम यहाँ पर देखते हैं कि सबसे पहले हम आपको ये बच्चों बता दें कि बी पॉजिटिव का मतलब होता है सकारात्मक विचार, यानी आपके जो विचार होते हैं वो सकारात्मक होने चाहिए। जो इंसान सकारात्मक होता है वो जितनी भी उसके सामने डिफिकल्टीज आती है वो उनसे घबराता नहीं है, उनके लिए वो तैयार रहता है, परफेक्ट रहता है उसको झेलने के लिए, उसको करने के लिए। बी पॉजिटिव बने रहने से यानी सकारात्मक बने रहने से हमारे अंदर निगेटिविटी का वास नहीं हो पाता है। बच्चों, एक बात और भी आपको देखनी है, ध्यान देनी है कि कभी कभी ये प्रश्न हमारे अंदर उठता है कि बी पॉजिटिव हम कैसे बने, हम क्या करें कि हम भी बी पॉजिटिव हो जाए, हमारे अंदर नकारात्मक विचार क्यों आते हैं, या हम क्यों सोचते हैं कि ये काम हम नहीं कर पाएंगे, ऐसी बात क्यों दिमाग में आती है। तो इसके लिए भी बच्चों में कुछ बिंदुओं को ध्यान रखना होगा। सबसे पहले हमें सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग रखनी होगी, यानी सादा जीवन और उच्च विचार। उसके बाद अपने से जब हम बड़ों को देखते तो हमारे अंदर लगता है हम नहीं कर पाए या हम ऐसे नहीं है, तो हमें अपनों से छोटे आदमियों को भी हम देखें। नकारात्मक जो लोग सोचते हैं, यानी जहां पर बैठने पर आपको निगेटिविटी आती हो, जिन लोगों के साथ, आप उनसे दूर रहें। दूसरा, जब भी आप परेशान हो तो आप योग भी जरूर करें। और सबसे मेन बात कि नेकी करें, गरीब लोगों की मदद करें, दान करें। यानी ये सब करने के बाद आप ऐसा ना सोचें कि हमने मान लिया 1000 रुपए का दान नहीं किया, अरे भाई हम बहुत परेशान ना, आपका 1 रुपया भी अगर आप किसी को देते हैं वो भी मायने रखता है। फिर इन सब के बाद आप अच्छी नींद लें, नींद भी लेना बहुत जरूरी है स्वस्थ शरीर के लिए। और जो कुछ आपको ईश्वर ने दिया है, गॉड ने दिया है, अल्लाह ने दिया है, तो उसको थैंकफुल बोले, यानी जो कुछ भी दिया है वो बहुत अच्छा दिया उन्होंने। और सबसे बड़ी बात कि आप अतीत के बारे में ना सोचें। अगर आपका अतीत में कुछ खराब भी हो गया है, आप अच्छे नंबर नहीं भी ले पाए, आप उन पे विचार ना करें, वर्तमान पर दें और हमेशा आगे बढ़ते रहें। और जो सकारात्मक विचारों वाला व्यक्ति जो ऐसा होता है ना, वो अपनी संभावित जो गलतियों से कभी भी चिंतित नहीं होता। उसे पता होता है कि वो जो कुछ नया करने जा रहा है उसमें गलती की संभावना तो बनी है, लेकिन अगर गलती के डर से या असफलता के डर से वो कुछ करने से बचेगा, नया नहीं करेगा, तो कभी भी सफलता को वो छू नहीं पाएगा। तो बच्चों, बी पॉजिटिव बनिए और आप इसके मीनिंग को अच्छे से समझकर अपने जीवन में उतारिए। तो थैंक यू बच्चों।